दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम न केवल रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में जानेंगे, बल्कि उसके द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव के बारे में जानेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, उसके द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था अनुबंध सिद्धांत की आलोचना एवं महत्व को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इस सिद्धांत के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी को समझाऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ इस टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण कथनों को डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजें आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आप सभी लोग वीडियो, और आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत रूसो का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौते सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके प्रतिपादकों में तीन नाम सम्मिलित हैं, हाब्स, लाक और रूसो। और उसके बाद हम लोगों ने हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत, लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। तो आप सभी लोगों को बता दें, सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं। तो रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो था। इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म स्थान जिनेवा गणतंत्र है, जो बाद में फ्रांस में रहने लगे। यानी इनका जन्म जो है वो जिनेवा में हुआ था, बाद में ये फ्रांस में निवास करने लगे थे, और इनकी जो नागरिकता थी वो फ्रांस की ही इनको मिल गई थी। वहीं 1778 ईस्वी में फ्रांस में इनका जो है निधन हो जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बहुत ही परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, और इसी में इन्होंने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आप सभी लोग जानते हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं हाब्स, लाक, रूसो, तीनों ने राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए अपनी अपनी पुस्तकों में जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत का अपने तरीके से जो है व्याख्या करी है और नई एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पहली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। अगली पुस्तक इमाइल है, यह भी रूसो की ही पुस्तक है। और एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। ये तीनों परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं और आप सभी को ध्यान में रखना है। आप सभी को बता दें, रूसो महोदय जो थे वो हमेशा से ही एक सक्षम परिवार में इनका जन्म हुआ था, और कह सकते हैं कि जब सक्षम परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आगे चल करके उसके जो आर्थिक स्थिति उसके परिवार की होती है उसका बहुत ही प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। तो अब देख लेते हैं इनका जो जीवन का टर्निंग पॉइंट है वो है डिजान एकेडमी। तो साथियों बात कर लेते हैं, डिजान नाम की एक एकेडमी थी। डिजान एकेडमी ने 1749 ईस्वी में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका शीर्षक था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया या अनैतिक। एक डिजान एकेडमी थी जिसने 1749 में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की और जिसका टाइटल रखा था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया या अनैतिक। तो रूसो महोदय इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं
और इस प्रतियोगिता में जो टाइटल दिया गया था निबंध लिखने के लिए, उस पर उन्होंने निबंध लिखा और उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसने लिखा कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य को नितांत अनैतिक बनाया है, और इसी से प्रभावित होकर के डिजाइन एकेडमी के जो डिसाइडर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि रूसो को इसमें प्रथम स्थान दिया जाए। वहीं इन्होंने लिखा है कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव स्वभाव को खराब कर दिया। ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव को खराब कर दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो रूसो महोदय का है। वहीं अब आपको बता दें, रूसो महोदय का मानना है कि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था या जो शुरुआत की अवस्था में रहता था, तो वह बहुत भोला भाला था। इसमें कोई बुराई या दुर्गुण नहीं थे जो आज सभ्य मानव में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता की प्रगति हुई, उसके अंदर छल, कपट, स्वार्थ, ईर्ष्या की भावना आ गई। ये सभ्यता की देन है, विज्ञान की प्रगति की देन है, और इस तरीके से विज्ञान और कला की जो प्रगति हुई है उसने मानव को खराब कर दिया है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। वहीं रूसो लिखते हैं कि फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है रूसो का जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने ही दिया है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक नारा अपने यहाँ के विचारक का याद आता है कि वेदों की ओर लौटो। ये किस प्रसिद्ध भारतीय विचारक का स्टेटमेंट है? आप सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। रूसो के बारे में मैक्सी महोदय कहते हैं कि रूसो जो है वो प्रकृति के शिशु हैं। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा है? तो मैक्सी महोदय ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं, रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध के नाम से हिंदी में जानते हैं, उसमें किया गया। तो पूछा गया है कि रूसो ने सामाजिक समझौते या अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया है? तो 1762 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध कहते हैं, उसमें इनकी तरफ से राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में रूसो महोदय का क्या विचार है या क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो हमने हाब्स को पढ़ा, तो उन्होंने जो वातावरण देखा था उसी के आधार पर मानव स्वभाव के केवल और केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है। वहीं इसके बाद जब हम आते हैं लाक महोदय के मानव स्वभाव पर, तो हमने देखा है कि इंग्लैंड की शानदार क्रांति से प्रभावित हैं, और वो जब मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं तो सारे सकारात्मक और अच्छे पक्षों का ही वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन जो रूसो महोदय हैं, इनका जो मानव स्वभाव है, ये हाब्स और लाक दोनों का समन्वित रूप इनके विचारों में देखने को मिलता है, क्योंकि यह मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को अपने मानव स्वभाव के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो देख लेते हैं मानव स्वभाव के बारे में रूसो के क्या विचार हैं। रूसो के मानव स्वभाव में हाब्स और लाक दोनों के गुण दिखाई देते हैं। हाब्स ने मानव स्वभाव में केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है, जबकि लाक ने मानव स्वभाव के केवल अच्छे पक्षों का वर्णन किया है। रूसो ने मानव स्वभाव के अच्छे एवं बुरे दोनों पक्षों का वर्णन किया है। अर्थात हाब्स ने अनुशासन और स्वतंत्रता में अनुशासन को ज्यादा महत्व दिया है। उसने समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की है। हाब्स ने अनुशासन के आगे स्वतंत्रता की बलि दे दी है। किसने? हाब्स ने अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता की बलि दे दी है, और जबकि लाक ने स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया है, और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए लाक ने राज्य की शक्तियों को सीमित करके सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है। 2 पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गए कि हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, और जबकि लाक ने क्या किया है? सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है। अब रूसो के सामने समस्या थी कि अनुशासन एवं स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित करने की। यानी दो विचारक जो पहले हो चुके हैं, उन्होंने अनुशासन और स्वतंत्रता को अलग अलग तरीके से प्रतिपादित करने का और प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। अब रूसो के सामने समस्या थी कि अनुशासन एवं स्वतंत्रता में समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जाए। इसलिए रूसो ने स्वतंत्रता और अनुशासन में समन्वय स्थापित किया।
इसलिए इसके विचारों में हाब्स और लाक दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। रूसो लाक से अपने विचारों का प्रारंभ करता है और अंत में हाब्स पर समाप्त कर देता है, अर्थात मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष से शुरू करेगा और बुरे पक्ष पर लाकर खत्म कर देगा, जो आप सभी लोगों ने लाक और हाब्स के विचारों में देखा था। वहीं मानव स्वभाव के बारे में रूसो कहते हैं कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप, स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित, सहज भावना से कार्य करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी था। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि रूसो ने आदि मानव के लिए आदर्श बर्बर, भद्र पशु यानी नोबल सवेज शब्दों का प्रयोग किया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आदर्श बर्बर, अगर आदर्श है तो बर्बर कैसे, भद्र है और पशु है तो भद्र है तो पशु कैसे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में जो रूसो महोदय हैं उन्होंने हाब्स और लाक के पक्षों को इंक्लूड करते हुए सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया है, क्योंकि आदर्श और बर्बर, तो बर्बर किसका है, हाब्स महोदय का विचार है, और आदर्श किसका है, वो लाक महोदय का विचार है। तो इन्होंने मानव स्वभाव को कहीं ना कहीं लाक और हाब्स के समन्वित विचारों से जो है प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। वहीं अब देख लेते हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार हैं। तो जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, उससे की पहले की जो अवस्था थी उसे प्राकृतिक अवस्था के नाम से जाना जाता है, और रूसो ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अपने निबंध डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में किया है। सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में किया है, और उसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वह वर्तमान अवस्था से कहीं ज्यादा अच्छी थी। यानी रूसो प्राकृतिक अवस्था को उत्कृष्ट जंगली अवस्था कहता है, और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र था। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट रूसो महोदय का है। तो जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर था, स्वतंत्र था, संतुष्ट और सुखी था, तो फिर यह सामाजिक समझौते का जरूरत ही क्यों पड़ी। जब सारी चीजें नॉर्मल रूप से चल रही थी, तो फिर यह सामाजिक समझौता किस लिए करना पड़ा व्यक्तियों को आपस में, और राज्य की उत्पत्ति क्यों करनी पड़ी। तो सामाजिक समझौते के कारणों को स्पष्ट करते हुए रूसो महोदय ने लिखा है कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, और आगे चलकर समाज में संपत्ति का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, संपत्ति का जन्म होता है। और रूसो कहते हैं कि संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हुआ और उसकी सुख शांति काफूर हो गई। सर्प मानव जो था समाज में, वो संपत्ति था। रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, समाज में संपत्ति का जन्म होता है, और संपत्ति रूपी जो सर्प मानव समाज में पैदा हुआ और उसने समाज की सुख शांति को छीन लिया। अर्थात प्राकृतिक अवस्था की शांति को संपत्ति ने नष्ट कर दिया। संपत्ति ने व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया, और स्वतंत्रता के नाम पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लोगों की स्वतंत्रता और समानता खतरे में पड़ जाती है। तब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए और अराजकता से छुटकारा पाने के लिए समझौता करते हैं। समझौता करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां समाज को सौंप देता है, और समझौते के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का जन्म होता है। किस प्रकार के समाज का जन्म होता है, तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का जन्म होता है समझौते के द्वारा। तो इस समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंप देता है, और समझौते के फलस्वरूप निर्मित समाज के अविभाज्य अंग होने के नाते सामूहिक रूप से उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति जो है वो समाज को सौंप देता है समझौते के फलस्वरूप, लेकिन समाज तो उन्हीं व्यक्तियों से ही मिलकर बना है। ऐसे में समाज जो है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है, और वह व्यक्ति उसी समाज का अभिन्न अंग होने के नाते उसे वही सारी शक्तियां सामूहिक रूप से पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो एक तरीके से हम अगर देखें तो रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सामाजिक समझौता हुआ है
उसमें व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार और शक्तियों का समर्पण किया है और उसे सामूहिक स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति जो है राज्य और समाज से प्राप्त हो गई है। प्रसिद्ध स्टेटमेंट है रूसो का, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया। चतुर्दिक का अर्थ है चारों ओर बाड़ा बनाया और कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया। वही व्यक्ति समाज अर्थात राज्य का यथार्थ संस्थापक था। वहीं रूसो एक और स्टेटमेंट है। रूसो कहते हैं राष्ट्र का बड़ा होना तथा राष्ट्रों का विस्तृत होना मानव जाति के लिए दुर्भाग्य का प्रथम और मुख्य स्रोत है। ये राज्य के विस्तृत रूप को मानव जाति के दुर्भाग्य के रूप में देखते हैं। वहीं अब इस समझौते की विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का जन्म होता है। किस तरीके का जो है जन्म होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज का जन्म होता है। और अगला पॉइंट है जो इसकी विशेषता है, सामान्य इच्छा जो है वो सर्वोच्च और निरंकुश है। और रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है और इन्होंने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन भी किया है। रूसो का समझौता केवल सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। केवल एक ही के द्वारा समाज का जो निर्माण हुआ है, और रूसो ने समाज और राज्य में अंतर नहीं माना है, क्योंकि जिस समझौते के फलस्वरूप समाज का निर्माण होता है उसी समझौते के फलस्वरूप आपको बता दें कि जो है राज्य का भी निर्माण होता है। और ऐसे में रूसो ने राज्य और समाज में अंतर नहीं माना है, और इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि रूसो ने समाज और राज्य में अंतर नहीं माना है, लेकिन राज्य और सरकार में अंतर माना है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि सरकार जो है राज्य का जीवित औजार है। सरकार जो है राज्य का जीवित औजार है, यह कथन रूसो महोदय का है। वहीं अब बात कर लेते हैं समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को के दो रूप दिखाई देते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप, दूसरा उसका सामूहिक रूप। जब वो राज्य के निर्माण के लिए या समाज के निर्माण के लिए समझौता करते हैं तब वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और राज्य और समाज के निर्माण के बाद जब वो अपने स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग करते हैं वो सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। वहीं रूसो के समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, वरन वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो समाज में रहते हुए उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता है जो है वो जनहित में कार्य करने से है। वहीं उन्होंने जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूसो ने कहा है कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कि रूसो की स्वतंत्रता की धारणा में इसे स्वतंत्रता की दुविधा कहते हैं। किसे? यानी जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो की स्वतंत्रता की धारणा में इसे स्वतंत्रता की दुविधा कहते हैं। और अगला पॉइंट जो है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। ये रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है, जबकि हाब्स और लाक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। वहीं इसकी जो अगली विशेषता है वो है राज्य के सावयवी या आंगिक सिद्धांत का समर्थन। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का नैतिक जीवन असंभव है। यानी व्यक्ति अपना नैतिक विकास और जीवन सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र है। वहीं राज्य के विरोध का अधिकार, रूसो ने राज्य के विरोध का अधिकार अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में नहीं दिया है, और क्योंकि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है, ऐसा रूसो महोदय मानते हैं। इसलिए राज्य के विरोध का अधिकार उन्होंने व्यक्तियों को नहीं प्रदान किया है। और अगला जो पॉइंट है
वो है राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग। रूसों ने राज्य और संप्रभुता के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया है वो सामान्य इच्छा शब्द है। साथियों, रूसों के सामान्य इच्छा सिद्धांत को हम आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। वहां सारी चीजें सामान्य इच्छा से आप जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो वहां से दूर हो जाएगा। अगला है जो लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों का दार्शनिक है। इनके द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक समझौता है उसके अंतर्गत जो है राज्य और लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों के दार्शनिक प्रभावों का सम्मिश्रण माना जाता है। तो अब अगर बात कर लें कि इस जो रूसों का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो राज्य निर्मित होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, उसके बाद इसकी आलोचनाओं पर नजर डालेंगे। तो युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसों एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत की कल्पना करते हैं। रूसों के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया, समाज के सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित ना करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। इसमें किसी की हानि नहीं वरन सबका लाभ ही होता है, क्योंकि जब उनमें से किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित होता है। इस तरीके से सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति जो की गई इनके द्वारा उस सामान्य इच्छा के रूप में की गई है और सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन जो है रहते हुए कार्य करते हैं और प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है और साथ ही वह जानता भी है क्योंकि उसे उस कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसों के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला देखने को मिलती है। तो ये था रूसों के सामाजिक समझौते से स्थापित राज्य का स्वरूप। अब बात कर लेते हैं रूसों के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। तो जो इनके सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं वो है बेंथम। बेंथम के बाद दूसरा नाम आता है सर फ्रेडरिक पोलक, तीसरा नाम वाहन का आता है, चौथा नाम एडमंड बर्क और आदि ऐसे विचारक हैं जो रूसों के सामाजिक समझौते सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हैं। किन बिंदुओं के आधार पर इनकी तुलना की जाती है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोधी है। तो जो इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि रूसों का जो सिद्धांत है सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है। इसकी मान्यता है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है वैसे वैसे उसका पतन हुआ है, लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मानव जाति का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्र के विकास के जिन शिखरों को आज मनुष्य स्पर्श कर पाने में सफल हुआ है वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ है। तो इस आधार पर सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोधी माना जाता है इनके सामाजिक समझौते सिद्धांत को। वहीं निरंकुशता को बढ़ावा, यानी जो आलोचक हैं उसमें ए डाइड महोदय के अनुसार रूसों की सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये डाइड महोदय ने लिखा है कि रूसों ने जो सामान्य इच्छा की बात की है उसके आड़ में इन्होंने बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन किया है। वही मानव स्वभाव, अगला पॉइंट जो है जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है वह है मानव स्वभाव के संबंध में आदर्शवादी सोच। तो रूसों की जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। उसका मत है कि मौलिक रूप से जो मनुष्य है अच्छा और गुणी है, उसके समझ दोष बाह्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न हुए। वास्तव में ऐसा नहीं है। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है और मानव स्वभाव के बारे में उसकी जो सोच है वो पूरी तरीके से आदर्शवादी सोच है। वहीं राज्य और समाज में अंतर नहीं। रूसों ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत राज्य और सरकार में अंतर नहीं माना है, क्योंकि एक ही समझौते से समाज और राज्य का निर्माण किया गया है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत महसूस होता है, क्योंकि एक ही समझौते से राज्य और समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी रूसों ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत जिस तरीके से जो बात अपनी रखी है
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को त्यागनी है। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व नष्ट करने वाला सिद्धांत है और केवल उसे सामूहिक स्वतंत्रता ही प्राप्त हो सकती है। वहीं विचारों में विरोधाभास। अब विचारों के विरोधाभास की हम बात अगर करें तो रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है। तो दूसरी ओर रूसो यह बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है। यह एक विरोधाभास है जो समझौते की धारणा को असंगत बनाता है। इसके अतिरिक्त रूसो के वर्णन में एक अन्य असंगति यह है कि कहीं तो वह समझौते को ऐतिहासिक घटना कहता है और कहीं उसे एक निरंतर चलने वाला क्रम कहता है। वहीं अगला पॉइंट जो है, रूसो की प्राकृतिक अवस्था जो है वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में, वह निराधार एवं काल्पनिक है। ऐतिहासिक तथ्य या किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं करते हैं कि मनुष्य ऐसा शांतिमय, सुखमय और आदर्श जीवन यापन कभी करते भी थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके आधार पर इनके सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो इसकी आलोचना से जुड़े हुए हैं। रूसो आधुनिक सर्वाधिकारी विचारधारा के दार्शनिक प्रणेता हैं, ये टालमैन का कथन है। वहीं वाहन महोदय लिखते हैं कि यदि हाब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। वहीं हर्नशा महोदय लिखते हैं कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। ये दोनों स्टेटमेंट बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मार्ले महोदय कहते हैं कि रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया है। एक अन्य स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है, विश्व के लिए यह अच्छा होता यदि रूसो का जन्म ही ना हुआ होता। अब कितना बड़ा आलोचक मार्ले है कि वो कहता है विश्व के लिए यह अच्छा होता यदि रूसो का जन्म ही ना हुआ होता। वही वाहन महोदय इसकी आलोचना में लिखते हैं कि रूसो ने अपनी समष्टवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया है और राज्य और उसकी जो सामान्य इच्छा रूपी संप्रभुता है उसको सर्वशक्तिशाली बना दिया है। तो ये कुछ प्रमुख आलोचक थे जिन्होंने रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की है। अब सामाजिक समझौते सिद्धांत के कुछ महत्वों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन, यानी रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जो है वो जनता में निहित होती है। वहीं अगला पॉइंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक मसीहा या अग्रदूत। इस सिद्धांत के आधार पर जो रूसो हैं उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा, समर्थक या अग्रदूत कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति का प्रणेता जो 1789 ईस्वी में हुई थी। जो रूसो हैं उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का प्रणेता कहा जा सकता है क्योंकि नेपोलियन कहता है रूसो के बिना फ्रांसीसी क्रांति संभव ही नहीं थी, क्योंकि ये फ्रांस में रह रहे थे और इनके विचारों से कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति जो है बहुत प्रभावित हुई है। वहीं प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन किया है और रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ। स्टेटमेंट किसका है? तो यह कथन रूसो महोदय का है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी किसने कहा है? तो रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी मूरे ने कहा है। वहीं कोल ने रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सामाजिक समझौता भी कहते हैं, को राजनीति शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक कहा है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजनीति शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक किसने कहा है? तो वो कोल महोदय ने कहा है। तो साथियों ये था रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विस्तृत और बेसिक कॉन्सेप्ट की फुल डिटेल्ड वीडियो, जो आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।